हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार तरीके से अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं लगातार। अभी मैंने आपका सिविल सर्विसेज वाला जो भी प्रीवियस ईयर था वो सारा ही कंप्लीट करा है बड़े शानदार तरीके से। अब मैं पहुंच चुका हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जामिनेशन के बेसिक से एडवांस तक को पढ़ाने। उस एग्जामिनेशन का ऑलरेडी आपने देख लिया है, क्या है वो? क्लैट। क्या होता है ये? आप अगर 12th पास आउट होने के बाद लॉ करना चाहते हैं तो आपको ये एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और ये आपको एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाता है जिसका नाम आप कह सकते हैं BA LLB, है ना? कितने ईयर्स का होता है? 5 ईयर्स का होता है। मैंने क्या सोचा है, मैं आपको बेसिक तो सारी चीज़ें बताऊंगा ही। आज मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि 2016 से 2024 तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए, मैं सब का पेपर आपको डिटेल्ड में सॉल्यूशन कराऊंगा। बट मैं इसके पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि 2019 और उससे पहले वाले जो क्लैट का एग्जामिनेशन था उसमें जो रीजनिंग का सेक्शन आया करता था, वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट था। दुनिया को लगता था यूं कर दूंगा, कर भी देते थे। लेकिन 2019 के बाद जो पेपर है लॉजिकल रीजनिंग का, इज लॉजिकल रीजनिंग। बट मैं साथ में ये भी बोलूँगा कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन पे पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप पैसेज पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, आप क्लैट की रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, you will have to be very good at some segment of logical reasoning, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट assumption, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, cause and effect. These are the chapters you will have to be very good at this. इसके पीछे रीजन पता है क्या है? क्योंकि यही सेक्शन आता है। आपका जो बेसिक रीजनिंग है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सीलॉक्स, एंडोइड, ये सब नहीं है बिल्कुल भी इधर। एक लंबा पैसेज मिलेगा आपको 150 से 200 वर्ड्स तक का, तब बहुत सारे टीचर ही कंफ्यूज है पढ़ाना क्या है क्लैट के सेगमेंट में। ठीक है, लॉजिकल पार्ट में आपकी इंग्लिश सबसे ज़्यादा शानदार होनी चाहिए। इनफैक्ट सी, मैं तो आपसे क्या बोलूँगा, अगर मैं क्लैट की बात करूँ, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, GA वाली जो पार्ट है वो, समझ रहे हैं बात? इन सब में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ होने से आप अपने पेपर को कवर कर पाओगे। ज़्यादातर बच्चों के पेपर नहीं होते, उसके पीछे रीजन ही यही है। उनको समझ ही नहीं आता उनको पढ़ना क्या। वो पीछे पड़े हुए रीजनिंग के, बेसिक रीजनिंग पढ़ रहे। अरे नहीं रे, आपके पास अगर 1 साल का टाइम है तो आप पहले 50 वर्ड 100 वर्ड वाले पैसेज से काम चलाना शुरू करो, फिर धीरे धीरे आप पैसेज समझना शुरू करो। आपको लीगल रीजनिंग में वही करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर में वही करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? एक वहाँ था सेकंड मैथमेटिक्स है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो मैथमेटिक्स होता भी बहुत कम है, 15 to 20 क्वेश्चंस आता है, ज़्यादा उसकी रीच भी नहीं होती है। समझ रही बात? मतलब पेपर का जो लेवल है क्लैट का वो बहुत शानदार, और उसमें भी अगर आप कोई NLU चाहते हैं तब तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बताते हैं सारी जानकारी आपको एक एक करके बहुत शानदार तरीके से। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये है क्या। एक तो इस क्लैट के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कई सारे लोग, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने लॉ में एडमिशन लिया था, मैंने लॉ किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अच्छा क्लैट पास किया? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ कराने के लिए अपना एग्जामिनेशन सेपरेट लेती है। वो तब जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, ग्रेजुएशन के बाद वो लॉ कराती है। वो BA LLB नहीं कराती है। लॉ दैट इज 3 years डिग्री कोर्स आफ्टर योर ग्रेजुएशन, और वो यहां पर मैंने मेंशन किया है। इफ यू आर गोइंग फॉर NLU तब आपको क्लैट करना पड़ता है, और उसके थ्रू आप 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो। करेक्ट? ये मैंने क्या लिखा है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, बता ही दिया। यहाँ पर आप कितने साल का, यहाँ पर आप 3 years का कोर्स करते हो, यहाँ पर आप क्या करते हो, 5 years। ये 3 years का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करते हो, ठीक है, और ये 5 years वाले में इंटीग्रेटेड होता है, एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। 12th के बाद डायरेक्टली एडमिशन, वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो जाता है। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कन्फ्यूजन। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखो क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में। क्या क्या, सबसे पहले ये समझो, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये NLUs क्या है और क्यों बोला जाता है।
कंडक्टिंग बॉडी, कौन सी बॉडी ये एग्जामिनेशन लेती है? क्लैट वाला क्या है? कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, एक ग्रुप सेगमेंट जो उसको हेड करता है। समझ आई बात? पेपर कंडक्शन की जिम्मेदारी उसकी होती है। किसकी है वो? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। क्लैट का फुल फॉर्म क्या है भाई? बहुत सारे तो मेरे नोन में जो टीचर्स हैं उनको ही नहीं पता, उनसे हो गई थी मेरी एक बात, पुरानी बात है, आई थिंक 2001 के आसपास की बात है। कि सर अपने को इससे मतलब नहीं है, अपन इसके अंदर क्वांट्स पढ़ाते हैं, उसका क्लैट का मतलब क्या है, उससे क्या है? वो भी राइट थे अपनी जगह, ठीक है भाई, वो अपने क्वांट्स में अच्छे थे, दैट इज ओके। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, दैट इज क्लैट। क्या लिखा है? एग्जामिनेशन मोड अभी भी कैसा होता है? पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन मोड। समझ आई बात? उसके बाद क्या लिखा है? एग्जामिनेशन ड्यूरेशन कितने का होता है? 2 आवर्स का। इस 2 आवर्स में कितने पेपर्स होते हैं, कौन से पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल्स, राइट। टेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश और टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन आई वांट यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि एमसीक्यू है बट एक लाइन वाला क्वेश्चन नहीं किया, कैसा टिक किया जय माता दी। वैसे आप जय माता दी उसमें भी कर सकते हो क्योंकि इतना बड़ा पैसेज लोग पढ़ना नहीं चाहता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुड़गांव में साइबर हब नाम है शायद, हाँ वो बड़ा सा ऑफिस है, उसमें क्लैट वाले की हायरिंग चल रही थी एंड ये प्रोबेबली कोरोना से पहले की बात है, हाँ कोरोना से पहले की बात है। मैंने फॉर्म डाला कि भाई चलो टीचर्स की हायरिंग है, और मेरे नोन भी थे, महिंद्रा इसमें मैं उनके साथ काम कर चुका था, तो वो वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आके भाई यहाँ आके क्लैट का दे दो एक वो अपने इंटरव्यू। मैं गया, उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया, बोला सर हमने आपकी वीडियो देखी है, उसका जो हेड था हम वो नहीं देखना चाहते, आप ये पेपर सॉल्व कर दीजिए क्लैट का। और बच्चों मेरे अंदर एक इसको खासियत बोलो या एक खराबी बोलो, किसी भी पेपर का प्रीवियस ईयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं उसको रट चट जाता हूँ। चाहे आप बैंकिंग की बात कर लो, 2010 के बाद का अभी तक SBI IBPS जितने भी पेपर प्री मेंस हुए होंगे, एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसको इसने नहीं लगाया हो। क्लैट का, सिविल सर्विसेज का एक भी ऐसा पेपर नहीं आपको मिलेगा लास्ट 2024 तक का, उसके पहले जितने, जिसको मैंने ना किया हो। और एक बार भी नहीं, 5 4 10 बार है, एकदम तसल्ली से रोज लगा लो बैठ के। कुछ दिनों बाद तो ऐसा होता है क्वेश्चन देख के, अच्छा यही क्वेश्चन है, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पेपर दिया। अब बात तो यही कि मैंने कर रखा था, तो मेरे को भाई दिख रहे थे आंसर, क्योंकि कर रखा हो तो चेक भी करते कितना गलत है। मैंने कटकुट करके टिक करके दे दिया लॉजिकल रीजनिंग का। मैं कहा ले भैया ये रहा तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। उसका जो हेड था, सुनो, जब मेरी हायरिंग की बात होने वाली थी, जब मेरा टेस्ट नहीं हुआ था, उससे पहले उसने मेरे को बुला के पूछा कि सर आपका जो सैलरी है वो कैसा है अभी। मैंने कहा सर आर बेसिस पे। कितना है? क्या सर महिंद्रा में मैं काम करता हूँ, मेरे को 317 रुपीज़ पर आवर का मिलता, 317 रुपये मेरे को 1 घंटे का मिलता था। और एक दिन में मेरी जो क्लास होती थी वो कभी 5 होती थी, कभी 6 लेक्चर्स होते थे, तो मैं ठीक ठाक कमा ले रहा था, मतलब 1500-1800 रुपये रोज़ का। तो उन्होंने बोला कि नो आई डोंट पे इतना कम। मगर फिर कितना कम पे करेंगे आप? सी हमारे यहाँ मिनिमम लेक्चर रेट 800 है। मैं कहा ओके, मैं खुश हो लिया, चलो ठीक है भाई पेपर दिलवाओ। पेपर दिलवाया, फॉर्चुनेटली जितने क्वेश्चन थे वो सारे मेरे करेक्ट थे। अब उनको ये लगने लगा कि भाई कोई बंदा क्लैट के रीजनिंग में सारा करेक्ट कैसे कर सकता है, और उसने इस बेसिस पे मेरी हायरिंग नहीं की। मैं बाहर बैठा कॉर्नर पे इंतज़ार करता रहा। जो हेड था वो बाहर निकला नहीं, जो दूसरा था उसने मेरे को आके बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है। मैंने कहा तेरे सेंटर पे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, सब कुछ तेरे सामने हो रहा है, बेवकूफ़ हूँ। ठीक, खैर चलो। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब वो तो इजी वाला मत समझ लेना। अब आते हैं थोड़ी सी सिलेबस की तरफ। सिलेबस में यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि आपके इस एग्जामिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, देखो लॉजिकल, हाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं सिर्फ क्या पढ़ाता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, तो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग की ही बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, सिलेबस में 5 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद क्या है करेंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा लीगल रीजनिंग, कहाँ चला गया, इधर ही शुरू है लीगल रीजनिंग, और चौथा क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं फिर से सिलेबस बताते बताते रिपीट करता हूँ, आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा होना पड़ेगा अगर आप
क्लैट में रैंकर्स बनना चाहते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन। आपको हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन to go up and crack this CLAT examination and get admission in good NLUs। समझ रहे हो आप? यस आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 120, मैक्सिमम मिनट मार्क्स कितने होते हैं 120, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको कितना मार्क्स मिलता है 1। मार्किंग स्कीम में क्या है, पॉजिटिव होने के लिए 1 मिल जाएगा और नेगेटिव होने पे 0.25 यानी कि 1/4 आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो, टोटल कितने 120, मार्क्स कितने 120, टाइम भी कितना लगता है उतना ही लगता है। कितने मार्क्स मिलते हैं, 1 करेक्ट का 1, कितना हो जाएंगे नेगेटिव 0.25। ऑलराइट, आई थिंक इस वाले सेगमेंट पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट वाले स्लाइड में इन्होंने क्या बता रखा है। अच्छा सी, आई विल मेक श्योर कि आपको न केवल प्रीवियस ईयर में कराने वाला हूँ बल्कि जो बेसिक टॉपिक्स है एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू। पहली क्लास कल से शुरू होगी, कल इंट्रो करूंगा, एवरी डे क्लैट की एक क्लास होगी लॉजिकल रीजनिंग की, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, साथ साथ में मैं आपका प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराते चलूंगा, मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, फुल पैकेज लॉजिकल रीजनिंग का। आओ, अच्छा सिलेबस में मैंने आपको वो बता दिया, अब मैं एक बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होते हैं, ये देख लो, खुद ही आइडिया लग जाएगा आपको। अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन हैं 22 से 26, एग्जैक्ट नहीं, अप डाउन होते रहता है और नंबर्स भी उतना ही। लीगल रीजनिंग गिवन है, लॉजिकल रीजनिंग मैं तो भाई इसी का, ठीक है। अच्छा उसके बाद करंट अफेयर्स ये, अच्छा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कितने, ये देख लो, सिर्फ और सिर्फ कितने 10 to 14, मतलब कि कम रहता है क्वेश्चन। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इजी होता है, इजी तो नहीं होता है पेपर, उसका भी क्वेश्चन अच्छा होता है, शानदार होता है, लेकिन उसके पोर्शन की अगर बात करें तो थोड़ा सा कम रहता है। समझ आई बात, यही तो ये अपन चलेंगे। मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से। अच्छा अभी कुछ दिनों पहले एक सो कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग के फैकल्टी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि लॉजिकल रीजनिंग का टीचर होने के नाते मेरे को ऐसा लगता है कि काम ही नहीं है। मैं पहले उसको मतलब ऊपर से नीचे तक देखा, बोला नहीं कुछ, मैं दिमाग में मैं कह रहा था कि ये कैसा पगला आदमी है, बिल्कुल होश नहीं है इसको। आप अगर रीजनिंग के फैकल्टी हो और अगर आप क्लैट पढ़ा सकते हो, आप अगर रीजनिंग के फैकल्टी हो अगर आप CSAT पढ़ा सकते हो, आप अगर रीजनिंग के फैकल्टी हो और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कैट पढ़ा सकते हो, आप रीजनिंग के फैकल्टी हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन क्रैक करवा सकते हो शानदार तरीके से, आप रीजनिंग फैकल्टी, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप SSC पढ़ा सकते हो बहुत शानदार तरीके से, दुनिया हाथ खोले बैठी है, 1 लाख से ऊपर का पैकेज मिल रहा है, आपके अंदर कैपेबिलिटी शानदार होनी चाहिए। कितने नेगेटिव हो यार, कितने नेगेटिव हो, मैं तो मतलब काम ही नहीं है, मैं तो रीजनिंग में ये ही नहीं वो ही नहीं, और वो रीजनिंग फैकल्टी है कैसा, मतलब बेसिक कुछ टॉपिक समझ लिया, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मैं तो पढ़ा सकता हूँ। अरे फर्जी लोग, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बकवास जितना कम करें उतना बेहतर है। ये किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन ये उन सब टीचरों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ो, आप पढ़ोगे आपके लिए जॉब है, बहुत सारी जॉब है, बस आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। पता चले आपके सामने एक पजल आ गया 10 लाइन का, आप उसी में टे बोल गए, अरे मैंने तो 10 साल पहले ट्राई किया था, अब मैं कर ही नहीं सकता। मर जाओ तुम, सब्जेक्ट को तुम डाउनग्रेड कर रहे हो और सब्जेक्ट को तुम नीचा दिखा रहे हो, तुम काहे का रीजनिंग फैकल्टी यार, सेंस नहीं है, काहे का लॉजिकल पढ़ाओगे तुम। देखो आते हैं कॉलेज आफ्टर क्लैट्स, आपको क्या क्या मिल सकता है। देखो मैंने उसमें इंडिया के जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं उस बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस में NRF का जो NIRF ने जो लॉ रैंकिंग दी है अपने इंडियन कॉलेजेस को, उस बेसिस पे मैंने टॉप 5 कॉलेजेस लिए, पीछे कुछ और नाम भी है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें टॉप कॉलेज इंडिया, फी स्ट्रक्चर और सीट्स। अच्छा सबसे ज़्यादा बच्चे NLSIU नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में टॉप माना जाता है, इन्होंने फर्स्ट रैंक दिया है उसको। आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं
300, फी कितनी है 2,44,000 पर ईयर का। कहाँ? बेंगलुरु का। समझ आया बात? कितने सीट्स है 300। अगर टॉप 300 में आप आते हो देन यू हैव गुड चांस, ग्रेट चांस टू गेट एडमिशन इन दैट। उसके बाद अपन आते हैं क्या, नलसार जिसको बोलते हैं। कहाँ है ये? हैदराबाद में। कितनी सीटें हैं? 132। फीस कितनी है? 1,45,000। दोनों में डिफरेंस देखो, पैकेज में भी ऐसा ही डिफरेंस आएगा जॉब में, ठीक है, लेकिन सीट्स 132 और 300। 7th पोजीशन किसको दिया गया? वेस्ट बंगाल वाले को। कितनी फीस है? 2,02,700। सीट कितनी है? 110। मतलब अगर आप 500 के आसपास भी है ना, तब भी बहुत शानदार कॉलेज मिलेंगे आपको। आगे और भी है। कौन सा? गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। कितने फीस? 2,52,000, अभी तक कॉस्टलीएस्ट। और सीटें कितनी हैं? 172। मतलब आप 700 के आसपास हो तब भी ये मिल जाएगा आपको। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कौन सा? जोधपुर। कितनी फीस है? 1,50,000, 164। यानी कि आप 1000 तक भी आउट ऑफ अपना रैंक लेके आते हो तो आपको इन पांचों में से कोई भी एक शानदार कॉलेज, बहुत शानदार, मतलब लाइफ बदल जाएगी आपकी, ऐसा कंडीशन है। बस मैं ये चाहता हूँ कि 6 मंथ आंख बंद करके तैयार हो जाओ कि मेरे को क्लैट में मतलब पढ़ना है तो क्रैक ही करना है। फिर से बोलूँगा, काम ज़्यादा से ज़्यादा करिए इंग्लिश पे, प्रीवियस ईयर के साथ सब होता है, ठीक है। इसके अलावा भी क्या कुछ कॉलेजेस हैं? बिल्कुल है, लेट्स सी कॉलेजेस आफ्टर। और कौन सा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। कौन सा रैंक दिया है इसको NIRF ने? 17। उसके बाद क्या? नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भोपाल। लखनऊ, भोपाल। कौन सा है? पटियाला, रांची एंड कामरूप। ये सारे ऐसे कॉलेजेस हैं टॉप 10 इंडिया के। NIRF के हिसाब से जो रैंक है वो अलग है। आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। रैंक अगर आपका 1000 से लेके 1500 के बीच में आए तब भी आपको कॉलेज बहुत शानदार मिल जाए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये आपके कॉलेज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं। ये लो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी बात रहती है, व्हाट आफ्टर क्लैट? सर क्लैट तो कर लिया, अब करूँ क्या? क्लैट करके आप क्या बने? लॉयर। लॉ कर लिया आपने। बेटा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप लिटिगेशन में जा सकते हो, मतलब कोर्ट ज्वाइन कर सकते हो किसी को रिप्रेजेंट करने के। आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो बहुत सारी कंपनीज में। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो, जुडिशियरी में भी और बैंकिंग में भी। मतलब यू डू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। सारी चीज़ें मेंशन की है। सबसे पहला लीगल प्रोफेशन में क्या? लॉयर आप बन सकते हो, लीगल एडवाइजर बन सकते हो, लीगल एग्जीक्यूटिव और लीगल कंसल्टेंट। ये 4 डिजिग्नेशन आपके पास है लीगल प्रोफेशन में। टीचिंग में प्रोफेसर ऑफ लॉ, लेक्चरर एट ए यूनिवर्सिटी, बट आपको LLB से नहीं LLM करना पड़ेगा अच्छा से पढ़कर, है ना। ओके। उसके बाद यहाँ पर है गवर्नमेंट जॉब में आप सिविल जज बन सकते हो, यानी कि जुडिशियरी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन बन सकते हो, ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट बन सकते हो। देयर आर वेरियस पोस्ट, आप वहाँ जा सकते हो। तो न केवल प्राइवेट में जहाँ पर आज़ादी आपकी होगी आप वो कर सकते हैं, बल्कि यहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा देखो मीडिया एंड जर्नलिज्म में भी एज ए लीगल एडिटर, लीगल एनालिस्ट, लीगल रिपोर्टर और लीगल राइटर। देयर आर n नंबर ऑफ डिजिग्नेशन। 10 तो मैंने ही काउंट करा दिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होंगे जिस पे शायद मेरी नज़र नहीं होगी, आप उसमें जॉब ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अच्छा पता बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है। मेरे कुछ सीनियर है जो HDFC अर्गो में वर्किंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्किंग है, एक्सिस बैंक में वर्किंग है। डिफरेंट जो बैंक्स है वो हायर करती है अपने पैनल पर रखने के लिए। बड़े बड़े जो भी कंपनीज है, कॉर्पोरेट हाउसेस, वो अपने पैनल पर रखती है, हैंडसम सैलरी देती है, ठीक है। और मेरे साथ किए हुए जो लॉ वाले लोग हैं वो उसमें से काफ़ी सारे लॉ करके और उन्होंने मतलब दिल्ली और आसपास के कोर्ट में किसी सीनियर के अंदर ज्वाइन किया और आज अच्छी जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, तो आपके पास ऑप्शंस होता है क्लैट के बाद भी, ठीक है। अब तो ये बच्चों ये रहा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन क्लैट की। क्लैट और लॉ में क्या डिफरेंस है मैंने आपको वो बता दिया। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से मैंने वो बता दिया, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है मैंने वो बता दिया। एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े ना पढ़े आपकी इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के साथ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप पैसेज में बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, अगर आपका कुछ लॉजिकल टॉपिक कंप्लीट है जो मैंने नाम लिया था अभी उसका,
तो आप बहुत शानदार स्कोर करके बहुत अच्छी जगह पर, मेरे नज़रिए से अगर देखो तो आपको कितना भी कमज़ोर बच्चा होगा 500 से 1000 वाले की जो रैंक जो बीच की है ना रेंज, हमें उसको टारगेट करना चाहिए। अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे हो तो आप बहुत शानदार कॉलेज ले सकते हो। सो लेट्स मीट। अपन कल से शुरू करने वाले हैं क्लैट का रोज़। कल इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं, रीजनिंग का पूरा सिलेबस, कौन कौन सा टॉपिक है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एवरी डे एक क्लास होगी चैप्टर वाइज, और हर वीक में एक प्रीवियस ईयर की क्लास हो जाएगी। या अगर एक प्रीवियस ईयर की क्लास में मैं एक साल का, जैसे 2020 का मैं नहीं निपटा पाता हूँ, तो मैं उसको 2 दिनों में कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि पैसेजेस बड़े होते हैं। तो थ्रू आउट द वीक, मतलब हर वीक में आपको क्लैट की 4 क्लासेस मिलेंगी। आज से ही शुरू हो गई है ये इंट्रो वाला पार्ट, उसके आगे। सो मिलते हैं, साथ में मिलकर करते हैं और बढ़िया रैंक ला के दिखाते हैं। ठीक है, चलो फिर इतना ही आज के लिए। सो स्टे हैप्पी, जय हिंद।